वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जो पिछले लेक्चर्स जो हैं चैप्टर नंबर 12 से लेकर 15 तक के वो आप लोगों ने फॉलो कर लिए होंगे, और उम्मीद है कि अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर जो एमसीक्यूज मैंने अब तक करवाए हैं वो आप लोगों ने मार्क भी कर लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 16, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, जैसे कि स्टूडेंट्स नाम से ही आपको जाहिर है कि ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और शॉर्ट फॉर्म में उसे हम एसी भी कहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वी हैव read in the last chapter that an AC generator produces alternating voltage current. Nowadays, most of the electrical energy is produced by AC generators using water power or huge steam turbines. ये आगे जो सा एमसीक्यूज आ रहा है, द मेन रीजन फॉर द वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ एसी इज दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इजीली एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट। तो ये आपके पास एमसीक्यूज है जो पुराने बोर्ड में बोर्ड पेपर्स अगर आप उठाकर देख लें तो उसमें ये आया हुआ। ठीक है। उसके बाद वो अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं। ये जो ये चीज़ लिखी हुई है इसको हम डायग्राम की मदद से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये बेसिकली कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये वो इक्वेशन लिखी हुई है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये वो लिखा हुआ है। ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर मतलब क्या क्या एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं। देखिए, where t is the time period of rotation of the coil and it equals to the period of AC, and 2 pi over t is equals to 2 pi f omega is angular frequency of rotation of the coil। ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो बता रहा है एमसीक्यूज जो बनते हैं, when t is equals to 0, theta is equals to 2 pi over t multiplied by t is 0 and v is 0। ठीक है। यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एंगल 0 है, तो हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों क्या होंगे, 0। ये आ गया हमारे पास t/4। अब देखिए जरा, यहाँ पर हमारे पास एंगल है 90 डिग्री, और देखिए अभी ये मैंने बताया ये हमारे पास साइन एंगल जो यूज होता है वो साइन एंगल यूज होता है, और एंगल हो गया अब 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1 मैक्सिमम। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों मैक्सिमम होंगे। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वो बता भी रहा है, व्हेन टी इज इक्वल टू टी ओवर 4, थीटा इज इक्वल टू पाई/2 एंड वी अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट एट दिस इंस्टेंट। देखिए यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज क्या हो गए, मैक्सिमम हो गए। t/2 के ऊपर हमारे पास एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए वोल्टेज दोबारा 0 हो गया। अब यहाँ पर हम आ गए 3t/2। ठीक है। बेसिकली ये 3t/, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखिए इस वाली जगह के ऊपर, ठीक यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एंगल हो गया है 270 डिग्री। ठीक है। और 270 डिग्री एंगल हो गया हमारे पास, तो साइन 270 डिग्री कितना होता है, -1। यानी कि दोबारा होती मैक्सिमम वैल्यू लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो देखिए हमारे पास वोल्टेज ने दोबारा मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली है। ठीक है, करंट ने और वोल्टेज ने। और देखिए वो दूसरी डायरेक्शन में, और साइन 360 के ऊपर जाकर हमारे पास वापस 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज दोबारा 0 हो गया। तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इनको ज़रा देख लीजिए। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती है। ठीक है। तो ये तो खैर डेफिनेशन में आ जाती है। आगे आइए, ये देखिए स्टूडेंट्स की जो मैंने आपको बताया था, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई एफ। 2 पाई एफ किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इंटू टी। ये वही इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है। अब पीक वैल्यू क्या होती है, इट इज द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय द वोल्टेज और करंट इन वन साइकिल। पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक पीक वैल्यूज यूजुअली रिटर्न एज पीपी वैल्यू। ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक का जो सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, ठीक है,
वो हमारे पास होता है पीपी वैल्यू या पीक टू पीक वैल्यू। उसके बाद हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये डेफिनेशन के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें एक एमसीक्यूज आ रहा है। देखिए कौन सा, ये देखिए, द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज ओवर अ साइकिल इज जीरो। कि हमारे पास एवरेज वैल्यू जो होती है वो अल्टरनेटिंग करंट की और वोल्टेज की, वो क्या होती है एक साइकिल के अंदर, वो जीरो होती है। ठीक है, सारी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आप सम कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो हमारे पास एवरेज वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं हम। ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है आई आर एम एस का, आई नॉट ओवर स्क्वायर रूट टू। तो इसी तरीके से हमारे पास वी आर एम एस का फार्मूला क्या होता है, वी नॉट ओवर स्क्वायर रूट टू। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, फेज ऑफ ए सी। ठीक है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए वही इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब बात कर रहा है फेज ऑफ एसी की। ये देखिए, द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज नोन एज इट्स फेज। ठीक है, तो ये हमारे पास फेज की ये बातों का जो है वो एमसीक्यूज में जो है वो पूछ ली जाती है, लेकिन बेसिकली ये डेफिनेशन है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, फेज लैग एंड फेज लीड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो इसमें से एमसीक्यूज तकरीबन यूं कह लें कि ना होने के बराबर ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, इसमें से एमसीक्यूज बन जाते हैं कैसे। ठीक है, जरा देखिए, a sinusoidal alternating voltage or current can be graphically represented by a काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वेक्टर के जरिए हम जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे उसकी जो है वो कंडीशंस आ रही हैं, ये देखिए, इट्स लेंथ ऑन अ सर्टेन स्केल रिप्रेजेंट्स द पीक और आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ये एमसीक्यूज बन रहा है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो किस चीज को शो करती है। ठीक है, दूसरा देखिए बात, इट इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एट द इंस्टेंट व्हेन द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज जीरो एंड इज इंक्रीजिंग पॉजिटिवली। ठीक है, और तीसरी बात, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर इज द सेम एज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो इसमें से बातों का एमसीक्यूज बन जाते हैं। आगे आ जाइए। अच्छा ये देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एसी जो है वो एमसीक्यूज आ रहा है, द बेसिक सर्किट एलिमेंट इन अ डीसी सर्किट इज अ रजिस्टर। ठीक है, डीसी सर्किट में जो हमारे पास बेसिक सर्किट एलिमेंट होता है वो रजिस्टर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज है। ठीक है, और एसी की वो बात कर रहा है, इन एसी सर्किट्स इन एडिशन टू रजिस्टर आर टू न्यू सर्किट एलिमेंट्स नेमली इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी बिकम रेलेवेंट। किसमें, सिर्फ एसी सर्किट्स के अंदर। डीसी सर्किट में जो हमारे पास बेसिक सर्किट सर्किट एलिमेंट है वो हमारे पास रजिस्टर ही है। उसके बाद एसी थ्रू रजिस्टर है हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक वो हमारे पास फेज लीड या फेज लैग का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कि ये बातों का पूछ लिया जाता है कि हमारे पास एसी थ्रू रजिस्टर में कौन सी क्वांटिटी जो है, जो एसी क्वांटिटी जो है वो दूसरी के ऊपर लीड करती है। वोल्टेज लीड करता है करंट को, या करंट लीड करता है वोल्टेज को। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर ये है कि रजिस्टर में दोनों इन फेज होते हैं। ना ही वोल्टेज करंट को लीड करता है, ना ही करंट वोल्टेज को लीड करता है, दोनों इन फेज होते हैं। ये देखिए डायग्राम देखिए, ये हमारे पास करंट है और ये हमारे पास वोल्टेज है। तो देखिए, जब करंट जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के पर पहुंचा, एट द सेम इंस्टेंट वोल्टेज भी पहुंच गया। जब करंट जीरो हुआ, वोल्टेज भी हो गया। उसके बाद जब करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, वो अपनी नेगेटिव पीक के ऊपर पहुंचा, उसी टाइम जो वोल्टेज है वो भी अपनी नेगेटिव पीक के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद जब करंट दोबारा जीरो हुआ, उसने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर दिया, उसी टाइम जो वोल्टेज है उसने भी अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो देखें, हर पॉइंट के ऊपर करंट और वोल्टेज दोनों हमारे पास साथ साथ चल रहे हैं। इससे क्या मतलब है, इन फेज। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रजिस्टर में कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी को लीड नहीं करती। ठीक है, दोनों क्वांटिटीज वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। यहाँ पर लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए जरा यहाँ पे वो बात कर रहा है, दिस फिगर शोज दैट व्हेन वोल्टेज राइजेस द करंट आल्सो राइजेस।
इफ द वोल्टेज फॉल्स द करंट आल्सो डज सो, both pass their maximum and minimum values at the same instant. Thus, in a purely resistive AC circuit, instantaneous value of voltage and current are in phase. ठीक है, दोनों जो है वो फेज में होते हैं। क्लियर हो गया। और ये देखिए उनकी जो वेक्टर डायग्राम है, उनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, दोनों को पैरेलल बनाया गया और सेम डायरेक्शन के अंदर बनाया गया। इसका क्या मतलब है कि दोनों हमारे पास इन फेज है। उसके बाद आगे आ जाइए, एसी थ्रू अ कैपेसिटर। ठीक है, अब एसी थ्रू अ कैपेसिटर में स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पर एसी थ्रू अ कैपेसिटर में हमारे पास जो है वो जो बेसिक सर्किट होता है, ठीक है, ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये एक बल्ब है और ये स्विच है। ये डायग्राम बनी। अच्छा, अब एसी थ्रू कैपेसिटर में हमारे पास कौन सी क्वांटिटी लीड करती है, कौन सी क्वांटिटी लैग करती है, तो जरा देखिए यहाँ पर आती है। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर वैसे उसने तीन ग्राफ बनाए हुए हैं, थ्री लाइन्स हैं। एक है हमारे पास करंट की, एक है हमारे पास वोल्टेज की और एक है हमारे पास चार्ज की। चार्ज को छोड़ दें, ठीक है, हम बात कर रहे हैं करंट और वोल्टेज की। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट्स कि एसी थ्रू अ कैपेसिटर में हमारे पास करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है। ठीक है, जरा इस ग्राफ को आप गौर से देखिए। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास किस चीज की है, ये हमारे पास है करंट। जरा देखते हैं, ये देखिए ये वाली जो लाइन है, ये हमारे पास करंट की है, और ये जो ये ग्रीन लाइन है ये हमारे पास वोल्टेज की। देखिए, करंट जो है वो अपनी पॉजिटिव पीक से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ। तो देखिए, जब, ठीक है, करंट अपनी पॉजिटिव पीक से स्टार्ट हुआ और जीरो की तरफ चला गया। जब करंट जीरो पर आ गया, अब जो है वो वोल्टेज, ये ग्रीन लाइन को देखिए, अब वोल्टेज अपनी पॉजिटिव पीक के ऊपर पहुंचा। यानी कि वोल्टेज अब उस जगह पर पहुंचा जहां से करंट होकर आगे निकल आया। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे देखिए हमारे पास करंट जीरो हो गया, वोल्टेज अपनी पॉजिटिव पीक के ऊपर हो गया। उसके बाद इस वाले पॉइंट के ऊपर आ जाइए, करंट यहां से इंक्रीज करता 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 अपनी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव पीक के ऊपर पहुंच गया। अब जब करंट अपनी नेगेटिव पीक के ऊपर पहुंचा तो देखिए वोल्टेज तब जीरो हुआ। यानी कि जब करंट अपनी नेगेटिव पीक के ऊपर पहुंचा तो अब जो है वोल्टेज उस पोजीशन पर आ गया जिस पोजीशन पर करंट थोड़ी देर पहले था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, करंट लीड कर रहा है। अब आप इस पॉइंट पर देखिए, ठीक है, कि करंट अपनी नेगेटिव पीक से होता हुआ वापस जाकर जीरो हो गया। अब जब करंट नेगेटिव पीक से होकर जीरो हो गया, ठीक है, तो उस टाइम जब करंट जीरो हो गया, हमारे पास जो हमारा वोल्टेज है वो अपनी नेगेटिव पीक के ऊपर पहुंच गया। यानी कि अब भी यहाँ पर वोल्टेज क्या हुआ, वोल्टेज उस पोजीशन पर अब पहुंचा है जहां पर करंट थोड़ी देर पहले था। तो इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास करंट लीड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, चारों पॉइंट्स के ऊपर आप देखिए हमारे पास करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर। ठीक है, तो सीधी सीधी बात क्या हो गई कि हमारे पास एसी थ्रू कैपेसिटर में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इन एसी थ्रू कैपेसिटर, ठीक है, व्हेन Q इज इक्वल टू जीरो द स्लोप इज मैक्सिमम। जब चार्ज हमारे पास जीरो होता है तो स्लोप मैक्सिमम होती है, सो आई इज देन अ मैक्सिमम। तो ये आपने बात याद रखते हैं कि एसी थ्रू कैपेसिटर में व्हेन Q इज इक्वल टू जीरो, आई इज मैक्सिमम। जब हमारे पास क्यू जीरो होता है आई मैक्सिमम होता है। ये देखिए, ये क्यू, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास क्यू है, चार्ज है। जब क्यू जीरो है, करंट मैक्सिमम है। तो ये जो सा है, बात आप लोगों ने याद रखी, ये एक इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए। ठीक है, और देखिए ये हमारे पास उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए ये हमारे पास वोल्टेज है और ये करंट है। देखिए, करंट वोल्टेज के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। अगर इसका क्या मतलब है कि करंट हमारे, और स्टूडेंट्स अभी हमने क्या बात की थी कि काउंटर क्लॉकवाइज वेक्टर्स के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँ तो यूं होगा, ऐसे ही है। तो देखिए करंट, देखिए वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड कर, बड़ी बात है, करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है। तो ये हमारे पास एक्सी की वैल्यू आ गई। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू है, एस एक्स सी इज इक्वल टू 1/मेगा सी। ठीक है, और ये एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, ठीक है, अब जरा ये देखिए,
Reactance of a capacitor is a measure of the opposition offered by the capacitor to the flow of AC. It is usually represented by XC. तो XC is equals to 1 over omega C. यानी कि आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं तो जो कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। खैर अगले पेज के ऊपर आ जाइए। एसी थ्रू एन इंडक्टर। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास एक एसी जो है वो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है या एक एसी सोर्स है, ये हमारे पास इंडक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज को, और ये जो ये वाली लाइन है जो जीरो से स्टार्ट हो रही है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है किसको, करंट को। तो अब जरा देखिए, करंट अपनी पॉजिटिव पीक से स्टार्ट हो, सॉरी वोल्टेज अपनी पॉजिटिव पीक से स्टार्ट हो रहा है और करंट जीरो से स्टार्ट हो रहा है। वोल्टेज अपनी पॉजिटिव पीक से होता हुआ जीरो पर पहुंच गया, और जब हमारे पास वोल्टेज जीरो पर पहुंचा, एट द सेम टाइम करंट अपनी पॉजिटिव पीक के ऊपर पहुंच गया। यानी कि करंट अब वहां पर पहुंचा, उस पोजीशन के ऊपर पहुंचा जहां पर वोल्टेज थोड़ी देर पहले था। इसे क्या मतलब हुआ कि वोल्टेज हमारे पास आगे चल रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को। उसके बाद वोल्टेज अपनी जीरो से होकर अपनी नेगेटिव पीक के ऊपर पहुंच गया। तो जब जीरो हमारे पास वोल्टेज अपनी नेगेटिव पीक के ऊपर पहुंचा, एट द सेम टाइम करंट जो है वो अपनी पॉजिटिव पीक से होता हुआ वापस जीरो हो गया। तो देखिए यहां पर भी इस पोजीशन के ऊपर भी करंट जो है वो अब उस पोजीशन के ऊपर पहुंचा है जहां पर हमारे पास वोल्टेज जो है वो थोड़ी देर पहले था। तो यहाँ पर भी हमारे पास वोल्टेज लीड कर रहा है। अब वोल्टेज जो है वो अपनी नेगेटिव पीक से होता हुआ वापस जीरो हो गया। तो जब हमारे पास वोल्टेज जीरो हुआ, उस टाइम पर हमारे पास करंट जो है वो अपनी नेगेटिव पीक के ऊपर पहुंच गया। यानी कि अब भी यहाँ पर हमारे पास करंट उस पोजीशन के ऊपर अब पहुंचा है जहां पर वोल्टेज थोड़ी देर पहले था। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास क्या है, वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स चारों पॉइंट्स के ऊपर देखिए हमारे पास वोल्टेज आगे जाता जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज जो है वो लीड करता है। तो यहाँ से हमारे पास एमसीक्यूज क्या बना कि एसी थ्रू एंड इंडक्टर में हमारे पास वोल्टेज लीड करते हैं और करंट लैग करता है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि एक एमसीक्यूज क्या बनेगा, इन एसी थ्रू एंड इंडक्टर, यहाँ पर देखिए एट ओ, तो द वैल्यू ऑफ स्लोप इज मैक्सिमम, so the maximum value of v equal to v naught occurs at zero and it represented by OP। और यहाँ पर देखिए from O to A the slope of IT graph decreases to zero, so the voltage decreases from v naught to zero। यहाँ से हमारे पास वोल्टेज होते होते वापस जीरो के ऊपर आ। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी इनकी वेक्टर डायग्राम को आप देखिए, एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर के को हमने जो है वो रोटेट करना होता है। तो देखिए ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए वोल्टेज जो है वो करंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि वोल्टेज जो है वो करंट को 90 थ्रू 90 डिग्री लीड कर। तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है। जैसे हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी वैसे ही हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो ये हमारे पास आ गया एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, तो अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, चाहे हमारे पास वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्स सी या हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्स एल, दोनों का यूनिट हमारे पास ओहम ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस है हमारे पास। एक्स एल जो है वो किस चीज की रेजिस्टेंस है, इंडक्टर की, और एक्स सी जो है वो किस चीज की रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर की। है तो दोनों रेजिस्टेंस है ना, दोनों का यूनिट हमारे पास क्या होगा, ओहम। तो ये बात याद रखिएगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है, दोनों का यूनिट ओहम होता है। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सएल इन ओम्स, जिसको हम किस चीज से एक्सप्रेस करते हैं, ओम से। तो ये जो आंसर है, और देखिए ये देखिए द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर होता है वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर हो गया। और ये देखिए ये आगे एक और अच्छा एक एमसीक्यू आ रहा है, इट कैन बी सीन दैट नो पावर इज डेसिपेटेड इन अ प्योर इंडक्टर। ठीक है, प्योर इंडक्टर में हमारे पास नो पावर, कोई पावर डेसिपेट नहीं होती, कोई जो है पावर जाया नहीं होती। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
और देखिए यहाँ पर एक बड़ी मजे की बात आ रही है। सिंस एन इंडक्टर कॉइल डज नॉट कंज्यूम एनर्जी, द कॉइल इज ऑफन एम्प्लॉयड फॉर कंट्रोलिंग एसी। ठीक है, एसी से, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज होता है? इंडक्टर। विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी सच एन इंडक्टेंस कॉइल इज नाउन एज चॉक। ठीक है, तो ये जो सा है, आप लोगों ने ये जो एमसीक्यूज बन रहे हैं छोटे छोटे से, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद इम्पीडेंस क्या होता है, ये देखिए। ठीक है, in case of AC and inductance L or a capacitance C also offer opposition to the flow of AC, which is made by reactances XL and XC respectively. An AC circuit may consist of resistance R and inductance L, a capacitance C or a combination of these elements। यानी कि एक AC सर्किट में कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है और रेजिस्टर भी हो सकता है, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यहां से स्टार्ट कर लें। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस, कौन सी रिएक्टेंसेस? कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। इन सच अ सर्किट इज नाउन एज इम्पीडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड। ये जो कंबाइंड इफेक्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस का यूनिट क्या होगा? इम्पीडेंस का यूनिट भी ओहम ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है, कंबाइंड रेजिस्टेंस है, तो उसे हम क्या, उसका यूनिट भी क्या होगा? ओहम ही होगा। उसके बाद आर सी एंड आर एल सीरीज सर्किट, इसमें वही बातें आ गई जो पहले कर दी हैं, लेकिन इनके फार्मूलाज जो हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, ये वाले फार्मूला। ठीक है, पावर इन एसी सर्किट्स। ठीक है, ये देखिए जरा, इस इक्वेशन की वो बात कर रहा है। ओनली व्हेन वी एंड आई आर इन फेज। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, ये जो ये इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, पी इज इक्वल टू वी आई, जो आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, पी इज इक्वल टू वी आई। बुक में आरएमएस लगा दिया, पी इज इक्वल टू वी आई की बात कर रहा है। दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू इन केस ऑफ एसी सर्किट्स ओनली व्हेन वी एंड आई आर इन फेज। इनकी ये वाली इक्वेशन कब ट्रू होगी, कब सेटिस्फाई करेगी? जब हमारे पास वी और आई जो है वो इन फेज होंगे। ठीक हो गया। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास cos थीटा आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द फैक्टर cos थीटा इज नाउन एज पावर फैक्टर। यहाँ पे ये एमसीक्यू बन सकता है, वो ये इक्वेशन दे देगा, P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, चले इसी को ही ले लें, P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, तो बताएगा वो पूछ लेगा कि इसमें से पावर फैक्टर कौन सा है, तो कॉस थीटा जो है वो हमारे पास क्या है? पावर फैक्टर है। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे आ जाए। जी, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, कि सीरीज रेजोनेंस जहाँ पे हमारे पास रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ आ रही हैं। ये इक्वेशन एक तो आपने याद रखनी है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, उसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि इसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई एल सी का स्क्वायर रूट। ये इंपॉर्टेंट बात है। द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव, सो द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, द पावर फैक्टर इज 1। अब वो यहाँ पे पूछ सकता है कि इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट पावर फैक्टर कितना होता है? 1। ठीक है, और अगली बात देखिए, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रिक्वेंसी एंड इट इज इक्वल टू आर। अब वो पूछ सकता है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो इम्पीडेंस होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, जीरो होती है, क्या होती है? तो उसका सही आंसर क्या है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो हमारे पास इम्पीडेंस होती है वो मिनिमम होती है, और वो किसके इक्वल होती है? रेजिस्टेंस आर के इक्वल होती है। और दूसरी बात देखिए, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स वोल्टेज वी नॉट इज कांस्टेंट, द करंट इज अ मैक्सिमम एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड इट्स वैल्यू इज वी नॉट ओवर आर। और ये एक अच्छी बात है, एट रेजोनेंस वी आई द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस एंड वी सी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस में बी मच लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज। तो ये इसके एमसीक्यूज में, सॉरी, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें से भी एमसीक्यूज बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, इसकी सेम इक्वेशन वही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग हो रही है। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द सर्किट इम्पीडेंस इज मैक्सिमम, इट इज रेजिस्टिव। ठीक है, जरा इस पे आ जाए। द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव। ठीक है, सो द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, द पावर फैक्टर इज 1। जबकि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द सर्किट इम्पीडेंस इज मैक्सिमम, इट इज रेजिस्टिव। ठीक है, और दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं? इसको छोड़ दें, ये बड़े वाले 3 को छोड़ दें, 4 पे आए।
At resonance, the branches currents LIL and IC may each be larger than the source current I. कब? हमारे पास कौन सा है वो? पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। वो सीरीज रेजोनेंस सर्किट था, ये हमारे पास पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। उसके बाद थ्री फेज एसी सप्लाई है। यहाँ पर देखें, जो एमसीक्यूज बन रहे हैं सिर्फ वो देखें। देयर आर थ्री कॉइल्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर। अब वो पूछ सकता है कि थ्री फेज एसी सप्लाई में जो हमारे पास कॉइल्स के दरमियान जो एंगल होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री, जो मैंने आपको अभी भी अंडरलाइन करवा दिया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा था, फेज डिफरेंस बिटवीन दीज वोल्टेजेस इज 120। और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल जो हमारे पास फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? वो भी 120 होता है। और थ्री कॉइल्स के दरमियान जो हमारे पास एंगल होता है वो कितना होता है? वो भी 120 डिग्री ही होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए वो क्या बता रहा है। द मशीन इंस्टेड ऑफ हैविंग सिक्स टर्मिनल्स, टू फॉर ईच पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स, हैज ओनली फोर टर्मिनल्स बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री कॉइल हैज अ कॉमन जंक्शन। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कितने टर्मिनल्स होते हैं थ्री फेज एसी सप्लाई में? हमारे पास फोर टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जरा देखिए वो क्या बात करता है। तो ये कह रहा है कि द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द लाइंस कनेक्टेड टू टर्मिनल एबीसी, यानी कि एंड द न्यूट्रल लाइन इज 230 वोल्ट। यानी कि एक फेज में और न्यूट्रल फेज में, एक फेज में और एक न्यूट्रल के दरमियान जो हमारे पास वोल्टेज होंगे कितने होंगे? 230। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ए है, ए और न्यूट्रल के दरमियान एंगल कितना होगा? सॉरी एंगल कह रहा हूँ, वोल्टेज 230। बी और न्यूट्रल के दरमियान 230, डी और न्यूट्रल के दरमियान 230। और आगे वो बात कर रहा है कि बिकॉज ऑफ 120 डिग्री फेज शिफ्ट, द वोल्टेज अक्रॉस एनी टू लाइंस इज अबाउट 400 वोल्ट। के दो फेज के दरमियान वोल्टेज जो है कितने होंगे? वो 400 वोल्ट्स होंगे। क्लियर हो गया? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो इनको आपने लाजमी याद कर लेना। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अ कॉइल एंड अ कैपेसिटर आर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स व्हिच टुगेदर कैन प्रोड्यूस ऑसिलेशंस ऑफ करंट। एन एलसी सर्किट बिहेव जस्ट लाइक एन ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम। अब ये एमसीक्यूज है कि वो कौन सा सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जो लाइक ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम बिहेव करता है? वो है एलसी, इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट। ठीक है, और देखिए, इन दिस केस एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन अ कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर। द सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। तो यहाँ पर दूसरा एमसीक्यू हमारे पास क्या आ गया कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर कौन सा सर्किट होता है? वो होता है हमारे पास एलसी सर्किट। क्लियर हो गया? बाकी जो सा इसकी वो कोई ऐसी जो सा इसमें एमसीक्यूज नहीं बन रहे। चौक को देख लीजिए। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि इन 1864, तब 1864 में ब्रिटिश फिजिक्स जेम्स क्लार्क मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ इक्वेशन। कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जो है वो सेट ऑफ इक्वेशन कब बनाया? 1864, नाउन एज मैक्सवेल इक्वेशंस। क्लियर हो गया? उसके बाद ये स्पीड ऑफ लाइट जो है, ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकती है, लेकिन ये क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोग काफी दफा कर चुके हैं तो ये जरा कम ही देते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको भी एक दफा थॉरोली जो है वो स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब मैं इसमें इतना वो नहीं कर रहा, तो आप आ जाइए अगले टॉपिक के ऊपर, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये देखिए, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद अ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव कॉल्ड कैरियर वेव। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पर एमसीक्यूज क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को क्या कहते हैं? कैरियर वेव्स। और लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को क्या कहते हैं हम? ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी तो खैर लो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव को हम कैरियर वेव कहते हैं। और देखिए उसके नतीजे में, मॉड्यूलेशन के नतीजे में जो वेव आती है उसे हम क्या कहते हैं? द रिजल्टेंट वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। ठीक है, और देखिए आगे आ रहा है, द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज नाउन एज मॉड्यूलेशन सिग्नल।
क्लियर हो गया? ये आपके पास एमसीक्यूज है और उसकी कितनी टाइप्स होती है? दो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारे पास क्या होता है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन को देख लीजिएगा, एमसीक्यूज को देख लीजिए। द एएम, एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसीज रेंजेस फ्रॉम 540 किलोहर्ट्ज टू 1600 किलोहर्ट्ज। ये एमसीक्यूज है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? वो होती है 540 किलोहर्ट्ज से लेकर 1600 किलोहर्ट्ज तक। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आ जाइए, इसकी डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ तक होती है? एफएम, एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इन एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमिशन frequencies are much higher and ranges between 88 megahertz to 108 megahertz. FM radio waves are affected less by electrical interference than AM. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस में कम इफेक्ट होती हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के रिस्पेक्टिव। तो ये यूं कह लें कि इसका हमारे पास एक एडवांटेज है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उसके बाद आप आ जाएं जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। नेम द डिवाइस दैट विल परमिट फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब वो आगे चार ऑप्शन दे देगा। तो परमिट फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंडक्टर। कि इंडक्टर है जो हमारे पास डायरेक्ट करंट को जो है वो फ्लो परमिट कर देता है, फ्लो करवा देता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है, तो वो इंडक्टर है। ये एमसीक्यूज बन सकता है। परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट, ये हमारे पास कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये दोनों एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड incandescent lamp reaches maximum brilliance when connected to a 50 हर्ट्ज सोर्स। ठीक है, फिर 50 हर्ट्ज हमारे पास सोर्स है और एक साइकिल में हमारे पास कितनी दफा वो जो सा मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर पहुंचती है? 2 टाइम्स। जरा देखिए, ये एक साइकिल हो गया, ये पॉजिटिव पीक और ये नेगेटिव पीक। तो कितनी दफा पीक वैल्यू की तरफ पहुंची हमारे पास? 2 टाइम्स। और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितने तक पहुंचा? 100। 100 टाइम्स पर सेकंड जो है वो मैक्सिमम ब्रिलियंस के ऊपर पहुंचेगा। ठीक हो गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 16.5, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर। ठीक है, कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी को डबल करने से इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो डबल हो जाती है, जबकि कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो हाफ हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से वो यूं भी कह सकता है कि हम फ्रीक्वेंसी को अगर हम हाफ कर दें तो अब जो है वो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी को आपने हाफ किया तो हमारे पास जो इंडक्टर की जो हमारे पास जो है वो है रिएक्टेंस है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? ठीक है, इंडक्टर की रिएक्टेंस क्या हो जाएगी और कैपेसिटर की रिएक्टेंस क्या हो जाएगी? तो इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो कम हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी, जबकि हमारे पास जो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो डबल हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसको जो है वो आप याद कर लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 16 जो है वो हमारा खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 17 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? ओके स्टूडेंट्स, तो अब है हमारे पास चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो सा है सबसे पहले आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होती हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर ये तो डेफिनेशन है, ये तो आप कर ही देंगे, हम चल रहे हैं सीधे सीधा कहाँ पर? एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है ठीक है, अब जरा देखिए कि हमारे पास जो बात हो रही है किस चीज़ की? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल कौन कौन सी है? मेटल सच एज कॉपर, आयरन, जिंक, आयनिक कंपाउंड्स सच एज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, केरामिक्स सच एज जिरकोनिया एंड जिरकोनिया आर क्रिस्टलाइन। ये हमारे पास क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं। ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या कहते हैं? एग्जांपल्स गिवन। ठीक है, उसके बाद अमॉर्फस और ग्लासी सॉलिड्स, इसकी डेफिनेशन जो है वो आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है बेसिकली अमॉर्फस और ग्लासी सॉलिड्स के अंदर कि हमारे पास कोई जो है वो रेगुलर जो है वो नहीं होती, अरेंजमेंट नहीं होती एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, जरा ये देखिए, ऑन हीटिंग it gradually softens into a paste like state before it becomes a very viscous liquid at almost at 800 डिग्री सेल्सियस। ये 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये
पेस्ट लाइक स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास इनका जो टेम्परेचर है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये चाहिए, दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स। उसके बाद है पॉलीमेरिक सॉलिड्स, यानी कि जो इंटरमीडिएट जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देख लेते हैं हम इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, पॉलीमर्स कंसिस्ट वोली और इन पार्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अदर मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन एंड नायलॉन एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स। ये हमारे पास पॉलीमर्स की जो है वो एग्जांपल्स आ गई। क्लियर हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बहुत ही जो सा है वो इम्पोर्टेंट फार्मूला आ रहा है कि हमारे पास, ठीक है, नेचुरल रबड़ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है C5H6N। एन बता रहा है ये हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, नेचुरल रबड़ के। तो फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है C5H6N। ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, नेचुरल रबड़ का। तो ये एमसीक्यूज में आता है। उसके बाद क्रिस्टल लैटिस वगैरह है, ये तो जो सा है वो देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो सा है वो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ रहा है। फॉर एग्जांपल, द पैटर्न ऑफ NaCl पार्टिकल्स हैव अ क्यूब शेप। कि NaCl पार्टिकल की जो का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होती है वो कैसी होती है, वो क्यूब शेप होती है। ये भी एक एमसीक्यू है। उसके बाद ये डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाइए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ऊपर। तो स्ट्रेन के बेसिकली हम बात करेंगे। ठीक है, कि स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेन सॉरी स्ट्रेस हमारे पास क्या चीज़ होती है, स्ट्रेस हमारे पास सिमिलर होता है प्रेशर के। प्रेशर बेसिकली क्या होता है, प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। तो देखिए ये हमारे पास स्ट्रेस भी किसके इक्वल है, फोर्स पर यूनिट एरिया। द ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर विच इज गिवन द नेम पास्कल। तो देखिए स्ट्रेस जो है वो यूं कह लें कि हमारे पास प्रेशर का दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेस है। अच्छा देखिए आगे इसकी तीन टाइप्स है। स्ट्रेस में काउज अ चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप। व्हेन अ स्ट्रेस चेंजेस लेंथ, इट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेस। When it changes the volume, it is called volume stress. And when it changes the shape, it is called shear stress. ठीक है, तो इसको आप वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं। खैर वॉल्यूम स्ट्रेस क्या ज्यादा बेहतर है। उसके बाद स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन हमारे पास होती है फ्रैक्शनल चेंज किसी भी दो ये सॉरी स्ट्रेन होती है हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज किसी एक क्वांटिटी के दरम्यान। जैसे देखिए स्ट्रेन यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन है, ये चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। ऊपर भी यूनिट हमारे पास क्या आएगा, एल का आएगा, लेंथ का। और नीचे भी यूनिट क्या आ गया, लेंथ का आ गया। तो लेंथ से लेंथ कैंसल, तो स्ट्रेन की यूनिट क्या हुई, नो यूनिट्स। यहाँ पे देखिए, सिंस स्ट्रेन इज रेशियो ऑफ लेंथ, इट इज डायमेंशनलेस एंड देयरफॉर हैज नो यूनिट्स। ये एमसीक्यूज में आता है कि स्ट्रेन के यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, और देखिए इसकी बात आगे भी वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, if strain is due to tensile stress, it is called tensile strain. And if it is produced as a result of compressive stress, it is termed as compressive strain. ठीक है, उसके बाद in case when the applied stress changes the volume, the change in volume per unit volume is known as volumetric strain। तो आगे strain की भी हमारे पास तीन टाइप्स आ गई। ठीक है, उसके बाद ये उसका फार्मूला लिखा हुआ है, इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये देखिए उसका फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और देखिए इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट हमारे पास पास्कल ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आगे हमारे पास यंग मॉडुलस है, उसका फार्मूला है, बल्क मॉडुलस है, उसका फार्मूला है, शेयर मॉडुलस है, उसका फार्मूला है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो सा है ना, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, ये जो सा है बाज़ एमसीक्यू में भी पूछ लिए जाते हैं कि हाउ मैनी क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर। तो देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, याद रखने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस में तो इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अगले पेज के ऊपर आ जाएं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो सा है वो कुछ एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो ज़रा मैं बता देता हूँ कि वो कौन से एमसीक्यूज हैं।
ये स्टूडेंट्स जरा ये देखिए, इस ग्राफ को देखिए, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो जरा देखिए कि इफ द लोड इज रिमूव, यानी कि ये हमने बेसिकली क्या है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है कोई, तो उसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। तो जरा देखिए, इफ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी, यानी ओ और बी के दरमियान किसी पॉइंट के ऊपर लोड जो है वो रिमूव कर दिया गया, ठीक है। द कर्व विल बी रिट्रेस्ड एंड द मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। In the region OB, the material is said to be elastic. The point B is called the yield point. यानी कि हमारे पास ब्रेकेज अक्कर नहीं हुआ और जो मटेरियल था, जो ऑब्जेक्ट था, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में पहुंच गया, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिक कहेंगे। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे यील्ड पॉइंट। अब जरा देखिए, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट बी इज नाउन एज इलास्टिक लिमिट, यानी यहाँ तक हम, हमारे पास जो बी की वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट। आगे देखिए, इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, the specimen becomes permanently changed and does not recover its original shape or dimension after the stress is removed. This kind of behavior is called plasticity. ठीक है। The region of plasticity is represented by the portion of the curve from B to C. ये हमारे पास plasticity का रीजन है, ठीक है। उसके बाद यूटीएस की वो बात कर रहा था। यूटीएस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड एंड कैन बी रिगार्डेड एज द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। क्लियर हो गया। अच्छा देखिए, ये डक्टाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये भी आगे आ रहा है। सब्सटेंस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक आर नाउन एज डक्टाइल सब्सटेंसेस। आगे उसकी जो है वो एग्जांपल्स आ रही हैं, लीड, कॉपर एंड रॉट आयरन आर डक्टाइल। और other substances which breaks just after the elastic limit is reached are known as brittle substances. इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, ग्लास एंड हाई कार्बन स्टील आर ब्रिटल। क्लियर हो गया। तो फिलहाल स्टूडेंट्स, मैं जो है इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो लेंथी हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं जो है स्टॉप कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आकर जो है वो हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद उम्मीद करता हूँ कि जो जो मैंने आपको एमसीक्यूज बताए हैं वो आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लिए होंगे। तो साथ साथ याद भी करते जाइए। आपको इंशाअल्लाह इन एमसीक्यूज का बहुत फ़ायदा होगा अपने पेपर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।